क्या दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने सिर्फ उम्मीदवार बदला है या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में ताकत का नया समीकरण लिख दिया गया है? क्या संगठन ने सत्ता से बड़ा संदेश दिया है? क्या मध्य प्रदेश बीजेपी में अब फैसलों पर आरएसएस का प्रभाव पहले से ज्यादा दिखाई दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, नरोत्तम मिश्रा को दतिया में आखिर क्यों नहीं मिला टिकट? नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंद। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं रह गया है। ये बीजेपी के अंदर नेतृत्व, संगठन, सत्ता संतुलन और भविष्य की राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। बीजेपी ने जब पूर्व गृह मंत्री और दतिया से कई बार विधायक रह चुके डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह संगठन से जुड़े नेता आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित किया, तो इसका विरोध पार्टी कार्यालय से लेकर सड़कों तक पहुंच गया। समर्थकों ने प्रदर्शन किया, सड़कें जाम हुई, पथराव की घटनाएं हुई, पुलिसकर्मी घायल हुए और प्रशासन को कानून व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। लेकिन असली कहानी विरोध प्रदर्शन से कहीं बड़ी है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला? क्या ये केवल चुनाव जीतने का फैसला था या फिर पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बनाए रखने की रणनीति? सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक कद को समझते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा केवल दतिया के नेता नहीं, वो लंबे समय तक मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री रहे हैं। संगठन और सरकार दोनों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। विधानसभा में आक्रामक शैली, विपक्ष पर तीखे हमले और पार्टी नेतृत्व के भरोसेमंद चेहरे के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी हार ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए। इसके बाद माना जा रहा था कि दतिया उपचुनाव उनके लिए वापसी का सबसे बड़ा अवसर होगा। पिछले कई महीनों से वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे, अलग अलग समाजों के बीच बैठ के कर रहे थे, पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे थे, सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय स्तर पर लगभग ये धारणा बन चुकी थी कि टिकट उन्हें ही मिलेगा। बताया जा रहा है कि उन्होंने नामांकन की तैयारी भी शुरू कर दी थी, फॉर्म भी खरीद लिया था। लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने आशुतोष तिवारी के नाम पर मोहर लगा दी। यहीं से राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। बीजेपी के भीतर कई नेताओं का मानना है कि ये फैसला केवल उम्मीदवार बदलने का नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति तय करने का फैसला था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव जीतकर विधानसभा लौटते तो वो फिर से राज्य की राजनीति में एक मजबूत शक्ति का केंद्र बन सकते थे। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी शायद एक साथ कई बड़े शक्ति केंद्र नहीं चाहती। इसी वजह से संगठन ने ऐसा चेहरा चुना जो संगठन के प्रति पूरी तरह समर्पित माना जाता है। यहीं से चर्चा आरएसएस की भूमिका तक पहुंचती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी ने जिस आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, उनकी पहचान चुनावी राजनीति से ज्यादा संगठन के कार्यकर्ता की रही है। उन्होंने लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद और बीजेपी संगठन में काम किया है। वे बूथ स्तर से लेकर संगठन की विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि संगठन आधारित नेताओं को प्राथमिकता देने की सोच आरएसएस की कार्यशैली से मेल खाती है। हालांकि ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि बीजेपी या आरएसएस ने आधिकारिक रूप से कहीं भी ये नहीं कहा कि टिकट वितरण में आरएसएस ने कोई सीधा निर्देश दिया था। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये जरूर कहते हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी में संगठन और वैचारिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की भूमिका लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। दरअसल आरएसएस की कार्यप्रणाली हमेशा व्यक्ति से ज्यादा संगठन को महत्व देने की रही है। संघ का मूल सिद्धांत यही माना जाता है कि संगठन सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। इसी सोच को देखते हुए राजनीतिक जानकार इस फैसले को संगठन की प्राथमिकता के रूप में देख रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अब भविष्य की दूसरी पीढ़ी तैयार करने में जुटी हुई है। कई राज्यों में पार्टी नए चेहरों को मौका दे रही है ताकि आने वाले वर्षों में नेतृत्व का संक्रमण सहज तरीके से हो सके। दतिया में आशुतोष तिवारी का चयन भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन क्या केवल संगठनात्मक निष्ठा ही वजह थी? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनावी गणित भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दतिया में ब्राह्मण, अनुसूचित जाति, कुशवाहा, यादव, ठाकुर, वैश्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता चुनावी परिणाम तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बीजेपी ने पिछले कुछ समय में संगठन में भी बड़े बदलाव किए हैं। विभिन्न समाजों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है ताकि किसी एक नेता पर पूरी चुनावी रणनीति निर्भर न रहे। इसी कारण पार्टी को भरोसा है कि मजबूत संगठन और सामाजिक समीकरणों के सहारे चुनाव जीता जा सकता है।
तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता ही उनके खिलाफ चली गई। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का और पर्यवेक्षकों का मानना है कि पिछले कई महीनों से जिस तरह उनके समर्थकों ने टिकट लगभग तय मान लिया था, उससे पार्टी नेतृत्व अलग संदेश देना चाहता था। बीजेपी पहले भी कई बार ऐसे फैसले ले चुकी है जहां अंतिम समय में उम्मीदवार बदल दिए गए। पार्टी का संदेश अक्सर यही रहा कि अंतिम निर्णय केवल केंद्रीय नेतृत्व और संगठन का होता है। तो अब बात करते हैं विरोध प्रदर्शन की। टिकट की घोषणा के बाद जिस तरह समर्थकों ने प्रदर्शन किया, सड़कें जाम की और हिंसक घटनाएं सामने आई, उसने पार्टी नेतृत्व की चिंता जरूर बढ़ा दी। खुद नरोत्तम मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आगजनी या हिंसा स्वीकार नहीं है और कार्यकर्ताओं को अपनी बात पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। ये बयान भी बताता है कि वे पार्टी अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या इससे नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया है? राजनीति में शायद ही कभी किसी नेता का भविष्य एक फैसले से तय होता है। बीजेपी में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां नेताओं को कुछ समय तक संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी गईं और बाद में बड़ी वापसी भी हुई। इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि नरोत्तम मिश्रा की सक्रिय राजनीति समाप्त हो गई है। हालांकि इतना जरूर है कि फिलहाल पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि टिकट का फैसला केवल पुराने राजनीतिक कद के आधार पर नहीं होगा। संगठन, रणनीति, सामाजिक समीकरण और भविष्य की राजनीति और उसकी जरूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जहां तक आरएसएस के प्रभाव की बात है, राजनीतिक विश्लेषकों की राय अलग है। कुछ का मानना है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में संगठन की भूमिका पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है। दूसरे विश्लेषक इसे पूरी तरह बीजेपी नेतृत्व का राजनीतिक निर्णय बताते हैं और कहते हैं कि हर संगठनात्मक फैसले को सीधे आरएसएस से जोड़ना उचित नहीं होगा। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं और मौजूद है। बीजेपी और आरएसएस का वैचारिक रिश्ता दशकों पुराना है। चुनावी रणनीति, संगठन निर्माण और कार्यकर्ता तैयार करने में संघ की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है, लेकिन उम्मीदवार चयन का अंतिम अधिकार बीजेपी के संगठन और संसदीय बोर्ड के पास ही होता है। इसलिए बिना आधिकारिक पुष्टि के ये कहना कि टिकट केवल आरएसएस के कहने पर काटा गया तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दतिया का फैसला संगठन को प्राथमिकता देने वाला फैसला माना जा रहा है और इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में आरएसएस की कार्यशैली को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अब सबकी नजर उपचुनाव के नतीजों पर होगी। अगर बीजेपी आशुतोष तिवारी के साथ जीत दर्ज करती है तो ये संगठन आधारित राजनीति की बड़ी जीत मानी जाएगी। लेकिन यदि परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देने का फैसला लंबे समय तक राजनीतिक बहस का विषय बना रहेगा। फिलहाल इतना तय है कि दतिया का उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है। ये मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर बदलते नेतृत्व, संगठन की ताकत, भविष्य की रणनीति और सत्ता संतुलन का सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत बन चुका है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुनती है और ये फैसला आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा किस तरह से तय करता है। इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी जो भी नई जानकारियां आएंगी उनके लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंद। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।